स्ट्रेस देखे थे कल के क्लास में, जो हमारा अंतिम था उसमें लोग परमिसिबल स्ट्रेस देखे थे। नहीं, क्वेश्चन मंडे को शाम तक हम 1-2 चैप्टर का दे देंगे तुम लोग को, ठीक है ना। आज बहुत सारा क्वेश्चन हुआ है और मंडे तक हमको लगता है कि बहुत सारा क्वेश्चन और हो जाएगा। आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। अब देखो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में हम लोग पहले भी बात किए थे, फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम लोग डिफाइन करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू होता है यील्ड स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, सिंस वर्किंग स्ट्रेस इज नॉन एज परमिसिबल स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस, इसीलिए हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी को यील्ड स्ट्रेस बाय परमिसिबल स्ट्रेस। सो दिस इज Fy बाई F। अब हम लोग बात करते हैं पहला फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस, एक्सियल कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस। तो इसमें हम लोग देखे थे क्या होता था, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे हम लोग तो Fy बाई F, और परमिसिबल स्ट्रेस इस केस में क्या था हमारा 0.6 था। सबको याद है परमिसिबल स्ट्रेस जो था वो 0.6 Fy था। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 1.67, आप सॉल्व भी कर सकते हैं। सेकेंड है फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बेंडिंग कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस। तो दिस विल बी फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू Fy बाई F, और इसमें जो है परमिसिबल स्ट्रेस था वो था 0.66 Fy, 0.66 Fy। सो दिस विल बी इक्वल टू 1.5। तीसरा हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर शियर स्ट्रेस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो दिस फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर क्या हो जाएगा Fy बाई F, एंड दिस Fy इक्वल टू 0.4 Fy। इसको जब सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 2.5। इस प्रकार से ये स्ट्रेसेस थे हमारे पास। उसके बाद हम लोग कुछ स्ट्रेस के बारे में और जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, एवरेज ले लिए हैं, एवरेज शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब जो है स्ट्रेस दो प्रकार का होता है, स्ट्रेस हैविंग टू टाइप्स। एक होता है डायरेक्ट स्ट्रेस और एक होता है इनडायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस में आपको क्या क्या मिलता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल और शियर स्ट्रेस, ये सब डायरेक्ट स्ट्रेस में आते हैं। इनडायरेक्ट में आपको क्या मिलता है, बेंडिंग स्ट्रेस और ट्विस्टिंग या टॉर्सनल स्ट्रेस, ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। बियरिंग स्ट्रेस के बारे में हम कल ही बता दिए थे हमको, जहां तक हमको ध्यान में आ रहा है कि बियरिंग स्ट्रेस के बारे में हम कल ही बात कर चुके थे आप लोगों से। अभी हम लोग स्ट्रेस का टाइप देख लिए कि ये 3-5 प्रकार का हो जाएगा स्ट्रेस। डक्टाइल स्टील जो होता है, डक्टाइल स्टील नहीं सॉरी डक्टाइल मटेरियल like mild steel are very weak in tension, weak in shear, weak in shear। डक्टाइल मटेरियल जो होगा आपका, जैसे कि आपका माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील हम लोग जान रहे हैं क्या डक्टाइल मटेरियल है, और डक्टाइल मटेरियल जो है इसका जो शियर स्ट्रेस होता है वो बहुत
कमजोर होता है, सो इसका शियर स्ट्रेस जो है बहुत कम होता है, इसलिए 0.4 लिया हुआ है। सो इट्स शियर स्ट्रेस इज वेरी लेस। हम लोग जब डायरेक्ट स्ट्रेस का बात करते हैं हम लोग, तो डायरेक्ट स्ट्रेस कैसा लगेगा, जैसे ये हम लोग का पास एक कोई मटेरियल है, मान लो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर एक लोड लग रहा है, तो ये इसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, नीचे की ओर दबाएगा, कंप्रेस करेगा इस तरह से, तो कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होगा तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। इस केस में क्या होता है, हर फाइबर पे इक्वल स्ट्रेस डेवलप होता है ना। कंप्रेसिव स्ट्रेस, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस लिखना चाहते हैं आप, तो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट P बाई ए, फोर्स बाय एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मान लो इस पे हम लोग लोड लगा रहे हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो आप डायरेक्ट कर दीजिए, दिस इज द डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस। और बेंडिंग स्ट्रेस का बात करें अगर हम लोग, तो बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो इस प्रकार से, मान लो ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन को हम देख रहे हैं, ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो बेंडिंग स्ट्रेस हम पहले ही पहले चैप्टर में बताए थे, ये इस तरह से वेरी करता है। तो बेंडिंग स्ट्रेस के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, इन केस ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस ओनली, ये एक्सट्रीम फाइबर जो है, एक्सट्रीम फाइबर हैविंग मैक्सिमम स्ट्रेस, हैविंग मैक्सिमम स्ट्रेस, सिर्फ एक्सट्रीम फाइबर के केस में जो है ये इसमें आपका मैक्सिमम स्ट्रेस रहता है। इस वजह से इसमें जो है, इस केस में हमारा जो बेंडिंग स्ट्रेस था उसका जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो थोड़ा ज्यादा रहता है ना। परमिसिबल स्ट्रेस जो हमारा क्या था, 0.66 FY। तो बेंडिंग के केस में परमिसिबल स्ट्रेस ज्यादा होने का कारण यह है कि इसमें जो है आपका सिर्फ एक्सट्रीम फाइबर जो है वो आपका मैक्सिमम पे जाता है, इस वजह से यहाँ पर आपका परमिसिबल स्ट्रेस जो है, वर्किंग स्ट्रेस ज्यादा है। और डायरेक्ट इसके केस में हर एक फाइबर जो है वो मैक्सिमम पे जा चुका होता है, इस वजह से यहाँ थोड़ा उसके कंपेयर में यहाँ पर थोड़ा सा कम आपका कम परमिसिबल स्ट्रेस होता है। इसके अलावा आपके पास क्या होता है, हुप स्ट्रेस, हुप स्ट्रेस, ये सब सोम का पार्ट है, थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ बता दे रहा हूँ क्योंकि आगे यूज होंगे इसके। हुप स्ट्रेस क्या होता है, हुप एक स्मॉल पिन होता है, यानी पिन जॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं एक प्लेट है, सपोज कि वी हैव ए प्लेट लाइक दैट, जैसे मान लो, कॉपी दीजिए, मान लेते हैं ये प्लेट है हमारे पास एक, और इस प्लेट से हमको एक सिलेंडर बनाना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इसे मोड़ देंगे, और सपोज वी हैव ए प्लेट, ये एक प्लेट है, और मान लेते हैं आपको एक सिलेंडर बनाना है, देन यू बेंड दिस लाइक, अब इसको इस तरह से बेंड करेंगे, और बेंड करने के बाद यहाँ क्या करेंगे, आप पिन ज्वाइंट करेंगे, ये ऐसे मान लो बेंड कर दिया हमने, तो बेंड करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आप पिन लगाएंगे, तो जो पिन ज्वाइंट करते हैं दैट इज नॉन एज हुप, और उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट इज नॉन एज हुप स्ट्रेस। तो when pin is used to make a wooden plank into, ये लकड़ी का होगा, wooden plank into a cylinder, then stress developed on the pin is known as हुप स्ट्रेस, उसको हम लोग हुप स्ट्रेस बोलते हैं। ये स्ट्रेस जो है हुप स्ट्रेस, इट मे बी टेंसाइल और कंप्रेसिव, डिपेंड करेगा इस बात पर कि लोड किधर से लग रहा है ना। हुप स्ट्रेस मे बी टेंसाइल और कंप्रेसिव, depends upon the pressure acting on the cylinder। और इनसाइड प्रेशर, अगर अंदर से लग रहा है, और इनसाइड प्रेशर इट विल बी टेंसाइल
it will be tensile, and for outside it will be compressive, it will be compressive। ठीक है, क्लियर? यहां तक नोट करो, फिर बताता हूं। ठीक है, अब देखो उससे डिवाइड कर दो 0.75 से 100। हाँ, 100/0, मीन्स हो गया कि 4/3, 1.33 हो जाएगा। अब देखिए इंक्रीज ऑफ परमिसिबल स्ट्रेसेस, इंक्रीज ऑफ परमिसिबल स्ट्रेसेस। अगर हम लोग अर्थक्वेक लोड और विंड लोड को कंसीडर करते हैं तो परमिसिबल स्ट्रेस जो है वो 33.33% से बढ़ जाता है। इफ वी कंसीडर wind and earthquake load, then permissible stress increase by 33.33% in steel structure। स्टील स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो अगर विंड और अर्थक्वेक लोड को आप कंसीडर कर लेते हैं, विंड और अर्थक्वेक लोड को आप कंसीडर कर लेते हैं तो आपका जो स्ट्रेस है स्ट्रक्चर पर वो 33.33% बढ़ जाएगा। दूसरा है इफ वी कंसीडर विंड एंड अर्थक्वेक लोड, then permissible stress increase by 25% in कनेक्शन। कनेक्शन अगर है आपका रिवेट कनेक्शन है या फिर वेल्ड कनेक्शन है ना, दैट इज इन रिवेट्स और वेल्ड्स। यानी कहने का मतलब है कि आप देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। आपको क्वेश्चन बोलेगा कि विंड और अर्थक्वेक लोड को कंसीडर कर रहे हैं तो परमिसिबल स्ट्रेस क्या होगा। विंड और अर्थक्वेक लोड को जब कंसीडर करेंगे तो हमारा परमिसिबल स्ट्रेस जो है वो 33.33% से बढ़ जाएगा अगर सिर्फ हम लोग स्टील स्ट्रक्चर पे बोलेंगे तो। लेकिन अगर कनेक्शन की बात करेंगे तो कनेक्शन पे 25% इंक्रीज होता है। तो कनेक्शन पे आपका 25% इंक्रीज होगा। इस बात का ध्यान रखना है कि वो पूछ किस में रहा है, कनेक्शन में पूछ रहा है या फिर स्ट्रक्चर पे पूछ रहा है। अगर स्ट्रक्चर पे पूछ रहा है तो 33.33%, अगर कनेक्शन पे पूछ रहा है तो 25%। इस प्रकार आपको यह ध्यान देना होगा कि बढ़ किस पे रहा है, मतलब पूछ किस पे रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिफ्लेक्शन, है ना। देखो जब हम लोग बीम का डिजाइन करते हैं तो बीम के डिजाइन में हम लोग दो चीज का ध्यान रखते हैं। एक होता है स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, है ना। एक हम लोग स्ट्रेंथ क्राइटेरिया देखते हैं कि जब भी बीम का डिजाइन करेंगे तो हम लोग पहला चीज देखते हैं कि स्ट्रेंथ क्राइटेरिया क्या है, दैट इज नॉन एज प्राइमरी क्राइटेरिया। और सेकेंड थिंग्स देखते हैं हम लोग, दैट इज नॉन एज स्टिफनेस क्राइटेरिया। ठीक है। तो जब बीम का डिजाइन करते हैं हम लोग तो दो बातों पे ध्यान देते हैं, एक स्ट्रेंथ दैट इज द प्राइमरी क्राइटेरिया, सेकेंड इज द स्टिफनेस क्राइटेरिया दैट इज द सेकेंडरी क्राइटेरिया। दिस इज आल्सो नोन एज प्राइमरी क्राइटेरिया।
एंड दिस इज नॉन एज सेकेंडरी क्राइटेरिया। तो दो क्राइटेरिया पे हम लोग बात करेंगे, प्राइमरी क्राइटेरिया पे और सेकेंडरी क्राइटेरिया पे। प्राइमरी क्राइटेरिया जो स्ट्रेंथ को डिसाइड करता हो, स्ट्रेंथ को कौन डिसाइड करता है? स्ट्रेंथ को डिसाइड करेगा बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, दूसरा शियर और तीसरा टॉर्सन। तो वी हैव थ्री थिंग्स, बेंडिंग, शियर एंड टॉर्सन। ये तीनों चीजें आप कहां पढ़ते हैं? इन तीनों चीजों के बारे में आप पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और अगर हम लोग सेकेंडरी क्राइटेरिया का बात करें, इसमें कौन कौन सा होगा? डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन। सेकेंड इज बकलिंग, बकलिंग है ना। तो दो क्राइटेरिया यहां पढ़ते हैं, डिफ्लेक्शन एंड बकलिंग, ठीक है। तो ये दोनों जो है आप यहां पढ़ेंगे स्टील स्ट्रक्चर में। इन तीनों के बारे में आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं। अभी हम थोड़ा सा डिफ्लेक्शन के बारे में बता रहे हैं, बकलिंग में बहुत सारा कंडीशन है, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो डिफ्लेक्शन अगर देखें हम लोग, डिफ्लेक्शन जब बोलेगा, डिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट व्हाट? इट रिप्रेजेंट स्टिफनेस क्राइटेरिया। स्टिफ कितना है, कितना वो डिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो डिफ्लेक्शन क्या करेगा? स्टिफनेस क्राइटेरिया को बताएगा, स्टिफनेस क्राइटेरिया। तो आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अगर बात करें हम लोग, तो मैक्सिमम परमिसिबल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो है, मैक्सिमम परमिसिबल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो होता है, वैल्यू याद रखना चाहिए हमें कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। दिस विल बी स्पेन बाय 300, स्पेन लेंथ बाय 300 is the maximum permissible horizontal and vertical deflection in WSM के केस में, ठीक है। दूसरा मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन, maximum permissible deflection, this will be span by 300 in LSM। LSM के केस में ये जो है आपका कितना होगा? स्पेन बाय 250 होगा, स्पेन बाय 250 होगा आपका WSM के केस में। और आपका LSM के केस में ये क्या होगा? स्पेन बाय 300 होगा, ठीक है। जब हम लोग क्रैकिंग को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब जब हम लोग क्रैकिंग को कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब यहां पर जो है व्हेन क्रैकिंग इज नॉट पॉसिबल। आगे बताएंगे हम लोग जब बीम का डिजाइन करेंगे, अभी थोड़ा सा याद रखना है, ये सब बेसिक है। थर्ड जो है मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन ही है, मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन। दिस इज आल्सो इक्वल टू, दिस इज स्पेन बाय 360 इन LSM। ये भी LSM के ही केस में है। व्हेन क्रैकिंग इज कंसिडर या व्हेन क्रैकिंग इज एक्सेप्टेबल, जब क्रैकिंग संभव है, क्रैकिंग इज पॉसिबल। क्रैकिंग पॉसिबल कहाँ होगा? जैसे ग्लास लगा हुआ है कहीं बेस पर, कोई हमारा स्लैब है, स्लैब के ऊपर कोई ग्लास रखा हुआ है, यानी स्लैब को हम लोग ग्लास से फिनिश्ड किए हैं। उस केस में अगर वो ज्यादा बेंड कर जाएगा तो ग्लास में क्रैक आ जाएगा। तो क्रैकिंग इज पॉसिबल में आप देखिए जो है आपको डिफ्लेक्शन घटा दिए हैं, कम कर दिए हैं। और जब ये ग्लास लगा हुआ नहीं है, मतलब क्रैकिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका बढ़ा हुआ है स्पेन बाय 300। ये दोनों LSM के केस के लिए है एंड दिस इज फॉर WSM। ये सब बेसिक पार्ट्स था स्टील का जो हम लोग देख रहे थे। अब हम लोग स्टील का मेन कनेक्शन में चलेंगे, नोट कर लीजिए फटाफट। मतलब कौन बोला? हाँ 325 ही होगा, सही लिखा हूं मैं। आप RCC की तरफ मत जाइए, ठीक है ना। वो नहीं हो सकता, बुला गया होगा। यहाँ पर हम गलत लिखे थे, पहले 300 लिखे थे, उसको हम ठीक कर दिए, 300 उस केस में होगा। हाँ कहां पर करेक्शन की बात किए हैं?
यहाँ पर, हाँ 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 हाँ, ये ना, हाँ हाँ, ये कनेक्शन की बात है। हाँ, राइट राइट राइट। अब देखो, अब हम लोग जो है चैप्टर शुरू करेंगे। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि स्टील स्ट्रक्चर में कौन कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है, रोल्ड स्ट्रक्चर हो सकता है, बिल्टअप स्ट्रक्चर हो सकता है। हम लोग इन सब बातों पे बात कर रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे अभी, और उसका परमेश्वल ये था, मतलब बेसिक चीजों को सीख रहे थे हम लोग। अब जो हम लोग बात करेंगे स्टील में, हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। एक्चुअली जो आप पढ़ते रहते हैं वो हम लोग देखेंगे, है ना। तो हमारा चैप्टर का नाम होगा जॉइंट्स, ठीक है। तो जॉइंट इन स्टील स्ट्रक्चर, जॉइंट्स इन स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी पहला जो हम लोग इसमें से पढ़ेंगे, रिवेट एंड बोल्टेड जॉइंट, रिवेट एंड बोल्टेड जॉइंट, ठीक है। तो बोल्ट हम लोग रिवेट का डिजाइन सीख लेंगे, फिर बोल्ट का डिजाइन खुद ब खुद हो जाएगा। सिर्फ बोल्ट का कुछ चीजें चेंज होगा जो मैं बता दूंगा, या टाइप ऑफ बोल्ट्स क्या होता है वो सारी चीजें मैं बता दूंगा। तो हम लोग रिवेट से शुरू करते हैं, है ना। रिवेट कुछ इस प्रकार से होता है। आप रिवेट को देखते हैं, ये जो है ये अलग अलग हेड का होता है, लेकिन मैं बना रहा हूँ ऐसे ही। दिस इज रिवेट, है ना। ये एक रिवेट है। इसमें हम लोग इसको हेड बोलते हैं, ऊपर वाला जो पोर्शन है दिस इज नॉन एज हेड, और ये जो है दिस इज नॉन एज शैंक, इसको हम लोग शैंक बोलते हैं, ठीक है। और ये जो शैंक का डाया है, ये जो डाया है इसको हम लोग बोलते हैं शैंक डाया, शैंक डायमीटर, या फिर बोलते हैं हम नॉमिनल डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर, ठीक है। तो शैंक डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर, इसको हम लोग कैसे लगाते हैं वो देखेंगे हम लोग। ये रिवेट मेनली दो प्रकार का आपके पास हो सकता है। ये रिवेट तो आपको बनता है हमेशा फैक्ट्री में, इसका मेनली जो डाया डिपेंड करता है, ये कोल्ड ट्विस्टेड हो सकता है ना। और फिर जो है मतलब मेनली कोल्ड ट्विस्टेड हो सकता है या हॉट रोल्ड हो सकता है। तो जनरली जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है वो कोल्ड ट्विस्टेड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। कोल्ड ट्विस्टेड कहने का मतलब है कि इसको पूरा गर्म करके अचानक से ठंडा किया जाता है। मतलब जब इसको बनाते हैं, कोई भी सेक्शन को जब बनाएंगे हम लोग तो उसको रोल्ड करके ही बनाते हैं, मैंने कल बताया था आपको। तो रोल्ड करके बनाने के बाद इसको सडनली जो है ठंडा कर दिया जाता है, तो उसको कोल्ड, उसको उसमें ट्विस्ट दिया जाता है ताकि इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाए। तो दैट इज नॉन एज कोल्ड ट्विस्टेड। और जो है अगर आप सिर्फ बना के और धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं तो वो हॉट रोल्ड कहलाएगा। तो हम लोग जो है कोल्ड ट्विस्टेड रिवेट का यूज करते हैं जनरली, कोल्ड ट्विस्टेड रिवेट्स आर यूज्ड, कोल्ड ट्विस्टेड रिवेट का यूज करते हैं। इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील का ही बना रहता है। मैं स्टील स्ट्रक्चर का जब भी बात करता हूँ, मैं पहले बताया हूँ कि आपको माइल्ड स्टील के बारे में सोचना है। इट जनरली फाउंड फ्रॉम 12 mm to 25 mm डाया। जनरली इस
में पाया जाता है। जनरली इसका जो डायमीटर होगा, नॉमिनल डायमीटर या सेंक डायमीटर जो होगा, वो जो है 12 mm से लेके 25 mm तक पाया जाता है। अगर इसी रिवेट का यूज ब्रिज में करना है, इफ रिवेट इज यूज्ड इन ब्रिज, ब्रिज में अगर हम लोग स्टील से ब्रिज, स्टील ब्रिज बना रहे हैं, तो उस केस में होगा रिवेट इज यूज्ड इन ब्रिज, देन इट्स डाया varies from 22 mm to 25 mm। ऐसे जनरली हमारा जो रिवेट होगा वो कितना से कितना mm तक होगा, 12 mm से 25 mm तक पाया जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ब्रिज के केस में अगर हम लोग इस रिवेट का यूज करते हैं, तो वहां पर जो डाया यूज किया जाता है वो 22 से 25 mm तक डाया यूज किया जाता है। अब जो रिवेटिंग है, रिवेट को जोड़ने की घटना को हम लोग रिवेटिंग कहते हैं। अब रिवेटिंग करते कैसे हैं, ये कनेक्शन कैसे होता है, तो टाइप ऑफ जॉइंट हम बताएंगे। लेकिन आप सिंपल सा सोचिए कि मान लेते हैं ये एक प्लेट है और इस प्लेट को हमको जोड़ना है, तो आप ये ऐसे करके आप रख दिए इसके ऊपर, और फिर यहाँ पर एक होल बना दिए और यहाँ पर एक होल बना दिए। कहने का मतलब इस टाइप से कि आप सामने से देखेंगे प्लेट को तो किस इस प्रकार से दिखेगा प्लेट, और फिर इसके ऊपर हम लोग इस तरह से लगा दिए, 2 प्लेट को लगा दिए, और फिर हम लोग यहाँ पर होल बनाते हैं। इस तरह से हम लोग होल बना दिए, यहाँ पर होल बना के हम लोग क्या करते हैं कि रिवेट को इसके अंदर ले आते हैं। ये रिवेट को हम लोग यहाँ मान लो कि रख दिया, ये रिवेट को रख दिया हमने, ये रिवेट थोड़ा बाहर की तरफ जाएगा और ये आपका रिवेट हेड यहाँ पर आ जाएगा। अब ये रिवेट चला गया। अब इसको हम लोग इधर से क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं। हैमरिंग करेंगे तो ये क्या होगा, इस तरह से मेल्ट हो जाएगा। मतलब मेल्ट होने का मतलब क्या है, मतलब ये इस तरह से शेप अपना चेंज कर देगा और ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। दिस कनेक्शन इज नॉन एज रिवेटिंग, दिस कनेक्शन इज नॉन एज रिवेटिंग। तो ये कनेक्शन जो है, इस तरह से कनेक्शन करने की घटना को या इस प्रोसेस को हम लोग रिवेटिंग कहते हैं। तो दूसरे तरफ आप क्या किए, इसको आप हैमरिंग करते हैं। हैमरिंग करके आप क्या करते हैं, इसको भी हेड के जैसा चेंज कर देते हैं, तो फिर ये कनेक्शन आपका फिक्स हो जाता है। तो ये जो यहाँ पर स्पेस है जो आपने होल बनाया है ना, दिस होल इज नॉन एज रिवेट होल। और रिवेट होल जो है ये हमेशा नॉमिनल डाया से ज़्यादा बनेगा, नॉमिनल डाया से ज़्यादा होना चाहिए। यानी नॉमिनल डाया क्या है हमारा, नॉमिनल डाया हमारा सेंक डाया है। सेंक डाया से ये होल बड़ा रहेगा, तभी रिवेट आसानी से यहाँ जा सकता है। और फिर जो है कि ये फिर यहाँ पर भरेगा कैसे, तो जब आप इधर पे सपोर्ट रख के इधर से हैमरिंग करेंगे तो ये क्या होगा, जब फैलेगा तो फैलने की घटना को बल्जिंग बोलते हैं। तो जब बल्जिंग होगा तो क्या होगा, ये स्पेस को वो क्या करेगा, भर देगा, और फिर ये क्या होगा, टाइट हो जाएगा, टाइट पैक्ड हो जाएगा। सो दिस इज नॉन एज रिवेटिंग। रिवेटिंग 2-3 प्रकार से किया जा सकता है। मेथड ऑफ रिवेटिंग का अगर बात करें हम लोग, तो मेथड ऑफ रिवेटिंग में क्या हो सकता है, सॉफ्ट रिवेटिंग हो सकता है, सॉफ्ट रिवेटिंग हो सकता है। ठीक है, सॉफ्ट रिवेटिंग कहने का मतलब ऐसा हुआ कि ये जो भी काम करेंगे हम लोग शॉप पे जाके करेंगे, वर्कशॉप पे जाके करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो रिवेट होता है हमारा वो पावर ड्राइवन होता है। पावर ड्राइवन मतलब रिवेट बनेगा ही पावर के माध्यम से ही, तो एक सॉफ्ट रिवेटिंग कर सकते हैं। दूसरा है उसी रिवेट को आप फील्ड में रिवेटिंग कर सकते हैं, फील्ड में ही सॉफ्ट, फील्ड में आप एक सॉफ्ट बना के आप फील्ड रिवेटिंग कर सकते हैं। और तीसरा क्या होगा, हैंड रिवेटिंग होगा। हैंड रिवेटिंग मतलब अपने से आप हथौड़ा चला चला के आप ये काम कर सकते हैं। तो वी हैव 3 मेथड्स ऑफ रिवेटिंग। रिवेटिंग का 3 मेथड है। इन तीनों मेथड से करने पर क्या असर पड़ता है स्ट्रेंथ पर, वो भी हम लोग बात करेंगे बाद में जाके। लेकिन आप सिर्फ अभी जानिए कि ये 3 टाइप का रिवेटिंग होता है। अब जो है हमारे पास जब हम कनेक्शन का बात करते हैं, ज्वाइंट का बात करते हैं, तो वी हैव मेनली 2 टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। हमारे पास 2 टाइप्स का ज्वाइंट होता है ना। तो हम लोग ज्वाइंट्स का बात करें तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। फर्स्ट वन इज नॉन एज लैप ज्वाइंट, पहला को हम लोग लैप ज्वाइंट बोलते हैं। एंड सेकेंड वन इज नॉन एज बट ज्वाइंट, बट ज्वाइंट। ठीक है, तो 2 तरह का ज्वाइंट है आपके पास, एक लैप ज्वाइंट है और दूसरा बट ज्वाइंट है। लैप ज्वाइंट क्या होता है वो हम लोग समझते हैं पहले कि लैप ज्वाइंट हम लोग कहते हैं किसको है, कॉपी
तो लैप जॉइंट का मतलब क्या होता है वो समझिए आप। एक प्लेट आपके पास ये है, एक प्लेट ये है, इन दोनों प्लेट को जब एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख देते हैं और फिर जब इसका जॉइंट बनाते हैं तब इसको लैप जॉइंट बोलते हैं, जो कि फिगर हमने यहाँ बनाया था। ठीक है ना, आप सामने से देखिए, आपको क्या दिखेगा, एक प्लेट का ये थिकनेस दिखेगा, इसका एक थिकनेस दिखेगा, ये लैप जॉइंट है, दिस इज लैप जॉइंट। लैप जॉइंट का मतलब क्या करना है कि एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट को आपको रखना है ना, मीन्स ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप में ओवर हटा हुआ है, लैप जो है सिर्फ लैप से ये वर्ड बना है लैप जॉइंट। सो लैप जॉइंट मतलब क्या होगा, व्हेन, लैप जॉइंट का मतलब क्या हो गया, अब लैप जॉइंट का मतलब क्या हो गया, लैप जॉइंट का मतलब हो गया व्हेन टू प्लेट्स आर kept over each other, then the joint is known as, lap joint। लैप जॉइंट, इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको। फ्रंट व्यू आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये फ्रंट व्यू हो गया। आप यहाँ कनेक्शन कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको, इस तरह से आप रिवेट लगा दिए हैं। अगर टॉप से देखेंगे हम लोग इसको, अगर इसी को टॉप से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको, इस प्रकार से नजर आएगा। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम लोग रिवेटिंग करेंगे इस तरह से, है ना। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन को हम लोग लैप लेंथ बोलते हैं। दिस इज नॉन एज लैप लेंथ, दिस पोर्शन इज नॉन एज लैप लेंथ। अगर इसी को ऊपर से देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये पहला प्लेट और ये दूसरा प्लेट, है ना, ये इस तरह से है। तो ये वाला पोर्शन नज़र नहीं आएगा आपको, इसलिए इसको डैश लाइन से हम दिखा रहे हैं। तो इस तरह से आपका ये लैप जॉइंट हो गया। ये पूरा चलिए बोल्ड लाइन ही रहने दीजिए। यहाँ पर रिवेट लगा हुआ है, रिवेट जो है 2 3 कितना भी हो सकता है। सपोज हमने 3 रिवेट्स लगाए हैं, 3 रिवेट्स हमने लगाए हैं, तो इस तरह से ये रिवेटिंग किया हुआ है। एंड दिस पोर्शन इज नॉन एज लैप लेंथ, जो कि ऊपर भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब ये जो दोनों प्लेट है, दोनों प्लेट का थिकनेस अलग अलग हो सकता है या सेम भी हो सकता है। ठीक है ना, दोनों प्लेट का थिकनेस अलग अलग भी हो सकता है या सेम भी हो सकता है। तो ये मान लो ये आपका थिकनेस है T1 और ये आपका थिकनेस है T2, दैट मे बी सेम और मे बी डिफरेंट। अगर इसमें से जो थिन रहेगा, ये दोनों मेन प्लेट है, क्योंकि लोड जो लगेगा वो दोनों प्लेट पे ही लगेगा। मान लो इस तरह से लोड लग रहा है हमारे पास, तो बोथ प्लेट्स आर मेन प्लेट्स, है ना, दोनों ही मेन प्लेट्स है। और अगर इसमें से जो थिनर होगा, जो थिन होगा वो थिनर प्लेट कहलाएगा, और जो ज्यादा थिक होगा वो थिकर प्लेट कहलाएगा। तो इफ थिनर प्लेट is thinner than 3 mm, या if thinner, the thickness of thinner plate ज़्यादा अच्छा रहेगा। if thickness of thinner plate is less than 3 mm, then lap joint be done। अगर आपका कोई एक प्लेट का थिकनेस 3 mm से कम हो जाएगा तो आपको जो है लैप जॉइंट करना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, क्यों करेंगे वो आगे चल के पता चलेगा। दूसरा है लैप लेंथ, जो है द लैप लेंथ मस्ट बी मैक्सिमम ऑफ 4 times of thicker plate and 40 mm। ये जो लैप लेंथ है, ये लैप लेंथ का लंबाई कम से कम 4 गुना, जो थिकर प्लेट है
इस दोनों में से जो ज़्यादा मोटा होगा उस प्लेट का 4 गुना या फिर 40 mm कम से कम होना चाहिए, है ना। द लैप लेंथ मस्ट बी मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम लैप लेंथ, द मिनिमम लैप लेंथ मस्ट बी मैक्सिमम ऑफ 4 टाइम्स ऑफ थिकर प्लेट एंड 40 mm, यानी इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उतना कम से कम हमारा लैप लेंथ होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर द लैप जॉइंट। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी को डाउट है? The minimum lap length must be maximum of 4 times of thicker plate and 40 mm, उन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उतना कम से कम आपका लैप लेंथ होना चाहिए। अब देखिए दूसरा है आपके पास बट जॉइंट। दूसरा जो है दिस इज बट जॉइंट। अब बट जॉइंट जब होगा ये किस प्रकार से होगा इसको समझिए कि एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट ये है, इन दोनों को इस तरह सामने ले आएंगे और फिर जब जॉइंट करेंगे तो जब इन दोनों को इस तरह सामने लाएंगे तो किसी भी कंडीशन में आप रिवेट नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये तो कैसे जोड़ेंगे आप? रिवेट तभी जोड़ सकते जब इसके ऊपर ये था। इस वजह से जब इस तरह से आप जोड़ते हैं तो इसके ऊपर एक प्लेट और लगाते हैं आप इस तरह से, ताकि इन दोनों को जोड़ के रखा जा सके, ठीक है ना। तो बट जॉइंट क्या होगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अगर उसका सामने से हम लोग क्रॉस सेक्शन देखें तो आपके पास ये दोनों मेन प्लेट है, ये दोनों प्लेट है, इन दोनों को आप सामने रख दिए थे। आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं, इधर से लोड लग रहा है P, इधर से लोड लग रहा है P, लेकिन आप रिवेटिंग नहीं कर सकते हैं, आप रिवेटिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना होगा आपको, इसमें एक कवर लगा देना पड़ेगा ऊपर, इस तरह से आपको कवर लगा देना होगा, इस तरह से कवर आप लगा देंगे, ठीक है। और फिर आप रिवेटिंग करेंगे। तो इन दिस वे आप रिवेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप कवर एक तरफ भी लगा सकते हैं, सिर्फ ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया मेन प्लेट, दिस इज मेन प्लेट एंड दिस इज कवर प्लेट, कवर प्लेट। अब इसमें दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ लगा हुआ है, सो दिस जॉइंट इज नोन एज डबल कवर बट जॉइंट। दो कवर लगा है इसलिए इसका नाम हो गया डबल कवर बट जॉइंट। दूसरा ऐसा हो सकता था कि हम लोग एक ही तरफ कवर लगाते, ये प्लेट पे फोर्स लग रहा है और यहाँ पर हमने कवर प्लेट लगा दी, तो एक ही तरफ कवर लगा दिए, फिर हम लोग इसको कनेक्ट कर देते। तो दिस इज नॉन एज सिंगल कवर बट जॉइंट, सिंगल कवर बट जॉइंट। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बट जॉइंट हैविंग टू टाइप्स। बट जॉइंट का आपका दो टाइप हो जाएगा, सिंगल कवर बट जॉइंट, सिंगल कवर बट जॉइंट, एंड सेकेंड इज डबल कवर बट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट। तो आपके पास दो हो जाएगा, दिस इज मेन प्लेट, दिस इज मेन प्लेट एंड दिस इज कवर प्लेट। इसके बारे में और विस्तृत बात करेंगे अभी हम लोग सिर्फ टाइप देख रहे हैं। अब देखिए, अब हम लोग एक जॉइंट ले लेते हैं। सपोज वी हैव ए जॉइंट लाइक दैट। आप बट जॉइंट ले लो या कवर जॉइंट ले लो, सॉरी लब जॉइंट ले लो या फिर आप बट जॉइंट ले लो, जो भी जॉइंट लेना है। हम लोग एक जॉइंट यहाँ पर ले लिया, ठीक है। सपोज हमने एक लैप जॉइंट ले ली। इस लैप जॉइंट पे इधर एक फोर्स लग रहा है, मेन प्लेट पे इधर एक फोर्स लग रहा है।
हमने यहाँ रिवेटिंग कर दिए हैं, 1 2 3, इस तरह से ये हम लोग रिवेटिंग कर लिए यहाँ, ये रिवेटिंग है। ऊपर से देख रहे हैं आप, टॉप व्यू देख रहे हैं, आपको ऐसा दिखेगा जॉइंट, है ना। तो ये हमने कर लिया। अब इस केस में ये सब सेंटर ऑफ रिवेट्स है, दीज आर नोन एज सेंटर ऑफ रिवेट्स। तो सेंटर ऑफ रिवेट्स, अगर आप, ये है डायरेक्शन ऑफ पुल, इस डायरेक्शन ऑफ फोर्स लग रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, या फिर इसको हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं। अगर हम लोग खींच रहे हैं तो टेंशन हो जाएगा, और जब हम लोग पुश कर रहे हैं तो वो कंप्रेशन हो जाएगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो सेंटर ऑफ रिवेट्स, सेंटर दो रिवेट, सक्सेसिव रिवेट्स के बीच सेंटर जो होगा, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस इज नॉन एज पिच। तो उसको बोलेंगे पिच। तो पिच ऑफ रिवेट का बात करें हम लोग, वो क्या होगा, सिंपल पिच ऑफ रिवेट या पिच भी बोल सकते हैं आप। तो पिच ऑफ रिवेट का बात करेंगे तो इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रिवेट्स, डिस्टेंस between center to center of two successive rivets along the direction of force, along the direction of force। तो ये ध्यान रखेंगे आप, डिफिनेशन क्या है, पिच ऑफ रिवेट क्या होता है। पिच ऑफ रिवेट का मतलब है दो रिवेट्स का सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दैट इज नोन एज पिच। लेकिन ये डिस्टेंस जो है, दैट शुड बी मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो फोर्स का डायरेक्शन है, चाहे वो खींच रहा हो या चाहे फिर वो कंप्रेस हो रहा हो, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर हम लोग वो डिस्टेंस मेजर करेंगे, देन दैट डिस्टेंस इज नॉन एज पिच। और अगर हम लोग को जिस तरह से मेजर करते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, बट अलोंग द परपेंडिकुलर ऑफ द फोर्स, देन दिस इज नॉन एज गेज। तो गेज ऑफ रिवेट या सिर्फ गेज का बात करें हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज center to center distance, two successive rivets perpendicular to the direction of force। फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और हम लोग डिस्टेंस इधर मेजर कर रहे हैं। तो आप देखिए फोर्स और इसके बीच परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये जो लास्ट में जो होगा, ये जो डिस्टेंस मेजर करेंगे हम लोग, है ना, ये हो गया एज ऑफ प्लेट, एंड दिस इज आल्सो एज ऑफ द प्लेट। प्लेट का किनारा है, लेकिन सेंटर ऑफ इंड रिवेट ये हो गया। ये जो है हमारा, ये सारे रिवेट्स जो है इंड रिवेट है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में लगा हुआ है। तो दिस इज नॉन एज इंड रिवेट, दिस इज इंड रिवेट, दिस इज इंड रिवेट, ये सब इंड रिवेट्स है। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ इंड रिवेट टू द एज ऑफ द प्लेट along the direction of force is known as इंड डिस्टेंस। तो इंड डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एज ऑफ प्लेट एंड सेंटर ऑफ इंड रिवेट्स के सेंटर और एज का जो डिस्टेंस होगा, दिस इज नॉन एज इंड डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स में हमको ये देखना होगा डिस्टेंस, यानी कहने का मतलब है डिस्टेंस मेजर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ इंड रिवेट्स टू द एज ऑफ प्लेट इज नॉन एज इंड डिस्टेंस। उसको हम लोग इंड डिस्टेंस बोलेंगे। और अगर यही हमारा इंड रिवेट्स, दिस इज आल्सो इंड रिवेट्स, इंड रिवेट्स में इंड रिवेट के सेंटर और इधर एज का डिस्टेंस मेजर करेंगे, बट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन दिस डिस्टेंस इज नॉन एज एज डिस्टेंस। तो हमारे पास दो तरह का डिस्टेंस हो गया, एज डिस्टेंस एंड इन डिस्टेंस।
इंड डिस्टेंस जो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेजर होगा, एज डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेजर होगा। तो दीज आर द बेसिक्स ऑफ द जॉइंट्स। फटाफट आप देख लें, कुछ डाउट है तो आप पूछिए। अभी उतना दूर मत जाइए, अभी हम नहीं पढ़ा है। ठीक है, कौन कौन जुड़ा है थोड़ा देखो तो। आराम से। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो रिवेट के ऊपर मेनली दो तरह का स्ट्रेस लगता है। ठीक है, एक होता है बेरिंग स्ट्रेस और एक होता है शियर स्ट्रेस। ठीक है, एक होता है बेरिंग स्ट्रेस और दूसरा होता है शियर स्ट्रेस। बेरिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस में क्या फर्क है वो हम लोग समझते हैं। शियर का मतलब आपको समझना है कि जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स विल बी एक्ट अलोंग द सरफेस। सरफेस के अलोंग जो फोर्स लगता है, मतलब ये हमारा सरफेस है, सरफेस के अलोंग जो फोर्स लग रहा है दैट फोर्स इज नॉन एज शियर फोर्स। ठीक है ना। तो आप देखिए रिवेट पे बात कर रहे हैं हम लोग, प्लेट पे बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं रिवेट पे कौन कौन सा फोर्स लग सकता है। सपोज ए रिवेट इज प्लेस्ड हियर, एक रिवेट यहाँ पर प्लेस किया हुआ इस तरह से, है ना। तो इस पे क्या हो सकता है, और दूसरा मान लो इधर से है, अगर ये मान लो यहाँ पर अंदर है, तो अब यहाँ देखिए ये जो रिवेट से अंदर गया हुआ है इस पे कौन कौन सा फोर्स लग सकता है वो हम लोग देखते हैं। तो मेनली रिवेट्स पे दो ही फोर्स लगता है। फर्स्ट वन इज द बियरिंग स्ट्रेस, या स्ट्रेस का बात करें तो फर्स्ट वन इज द बियरिंग स्ट्रेस एंड सेकेंड वन इज द शियर स्ट्रेस। तो रिवेट के ऊपर दो फोर्स लगेगा, है ना। तो स्ट्रेसेस एक्ट्स ऑन द रिवेट। रिवेट पे कौन कौन सा स्ट्रेस लगेगा, तो पहला लगेगा शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, और दूसरा लगेगा बियरिंग स्ट्रेस। ये दो स्ट्रेसेस आपके रिवेट पे लगते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि हमेशा दो ही, जब भी रिवेट पे बात करेगा रिवेट पे कौन सा स्ट्रेस लग रहा है, तो रिवेट पे दो ही स्ट्रेस लगता है। फर्स्ट वन इज बियरिंग एंड सेकेंड वन इज द शियर। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं लैप जॉइंट का, तो लैप जॉइंट का जब बात करेंगे हम लोग तो उसमें आते हैं फिर से हम लोग। तो पहला जो हमारा जॉइंट था दैट इज लैप जॉइंट। लैप जॉइंट पे हम लोग बात करें तो लैप जॉइंट का एक हम फिगर बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। ये लैप जॉइंट हो गया, आप सामने से देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं, दिस इज फ्रंट व्यू। और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है P एंड आल्सो अनदर फोर्स एक्ट P इन दिस डायरेक्शन। मान लो यहाँ पे हमने रिवेट जोड़ दिए हैं इस तरह से, ये हमारा रिवेट है, रिवेटिंग कर दिया हमने, टॉप रिवेटिंग किया, हैंड रिवेटिंग किया, फील्ड रिवेटिंग किया, कोई भी रिवेटिंग हमने यहाँ पर कर दी। तो इस प्रकार से ये रिवेट लग रहा है। सबसे पहला चीज आप ये देखिए कि ये जो आपका जो जॉइंट है, इस जॉइंट में दो फोर्स के बीच कुछ डिस्टेंस डेवलप हो जा रहा है। आप देखिए कि ये जो फोर्स लग रहा है ये टेंसाइल फोर्स है। अगर स्ट्रक्चर को कोई खींचता है देन सच टाइप ऑफ स्ट्रेस या सच टाइप ऑफ फोर्स इज नॉन एज टेंसाइल फोर्स। तो ये टेंसाइल फोर्स लगा है, ये कंप्रेसिव भी हो सकता है कि ये इधर से इसको पुश करे, वो इधर से पुश करे। सो सच टाइप ऑफ फोर्स इज कंप्रेसिव फोर्स। तो हमने यहाँ पर जो फोर्स लगाया है ये टेंसाइल फोर्स है, मतलब एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखिए दोनों फोर्स के बीच कुछ डिस्टेंस आ जा रहा है, मतलब ये जो है ये दोनों फोर्स एक दूसरे के सिमेट्रिकल नहीं है, कुछ इस प्रकार से हो जा रहा है। अब इसको हम लोग यहाँ सामने देखते हैं तो आप देखिए कि ये जो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का वो ये लाइन ऑफ एक्शन है, और इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये फोर्स है। तो ये लाइन ऑफ एक्शन जो है
पहला इधर लग रहा है P, और यहाँ पर जो है दूसरा जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो वी हैव सम डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, है ना, सम डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अगर इस तरह का चीजें हो तो यहाँ पर ये क्या करेगा, अगर मान लो कि इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, ऐसा सोचिए, तो ये इसको ऐसे घुमाना चाहेगा। सो कपल विल बी फॉर्म्ड, मतलब ये जो है ये कुछ इस डायरेक्शन में घूमना चाहेगा, इस डायरेक्शन में इसको घूमना चाहेगा। तो इन दिस केस ऑफ लैप जॉइंट, लैप जॉइंट के केस में क्या होगा, लैप जॉइंट के केस में कपल प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना, ड्यू टू इसेंट्रिसिटी बिटवीन फोर्सेस कपल्स विल बी फॉर्म्ड, कपल्स जो है वो फॉर्म्ड हो जाएगा। और जब कपल्स का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको बेंड कराना चाहेगा, तो बेंडिंग मोमेंट विल बी जनरेट, देयरफॉर बेंडिंग मोमेंट विल बी जनरेट, बेंडिंग मोमेंट विल बी जनरेट। तो क्या होगा, एक बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो जाएगा। अब आप फार्मूला जानते हैं, फ्लेक्सुरल फार्मूला M/I = F/Y। तो जब दिस इज इक्वल टू E/R, आप जानते हैं, ये जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए होंगे वो 100 में पढ़े होंगे आप, फ्लेक्सुरल फार्मूला इसका नाम है। तो फ्लेक्सुरल फार्मूला, तब यहाँ पर जब बेंडिंग मोमेंट डेवलप हुआ तो बेंडिंग स्ट्रेस विल बी डेवलप, जैसे ही बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा, हेंस बेंडिंग स्ट्रेस विल बी डेवलप, बेंडिंग स्ट्रेस विल बी डेवलप। अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी बताया कि जो रिवेट है वो सिर्फ दो ही स्ट्रेस ले सकता है, शियर स्ट्रेस और बेयरिंग स्ट्रेस, वो बेंडिंग स्ट्रेस नहीं ले सकता है। तो यहाँ पर फोर्स का इसेंट्रिसिटी होने के कारण, फोर्स के बीच कुछ डिस्टेंस हो जाने के कारण क्या हुआ कि बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो गया। सो लैप जॉइंट जो होगा ये सबसे खराब जॉइंट होगा। सो लैप जॉइंट इज लिस्ट इफिशियंट जॉइंट, लिस्ट इफिशियंट जॉइंट ये जो होगा इसका इफिशियंसी क्या होगा, सबसे कम होगा। तो दिस इज द लिस्ट इफिशियंट, पहला चीज। दूसरा बात क्या है कि जब इसको इधर से खींचेंगे हम लोग, या ये इधर से खिंचा रहा है, तो ये प्लेट जो है ये प्लेट आगे की तरफ बढ़ना चाहेगा, तो बढ़ना चाहेगा तो ये इसको रोकेगा कौन, इसको रोकेगा ये रिवेट का जो शंख है इस प्लेट को आगे जाने से रोक रहा है। या फिर कहे कि इस प्लेट में बात करें तो ये इधर खिंचा रहा है तो ये प्लेट आगे बढ़ना चाहेगा, इस तरह से इसको ये रोकेगा। मतलब यहाँ पर दो चीज का दो जंक्शन है, मतलब ये रिवेट हो गया, है ना, ये रिवेट है मान लो, और ये प्लेट है, तो प्लेट इस रिवेट को आगे की तरफ ढकेल रहा है, ठीक है ना, ढकेल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, ये फोर्स जो है इस पे एक स्ट्रेस डेवलप करेगा, एंड द नेचर ऑफ दिस फोर्स विल बी कंप्रेसिव। और जब किसी दो कॉन्टेक्ट के बीच जब कोई स्ट्रेस डेवलप होता है तो दैट स्ट्रेस इज नॉन एज बियरिंग स्ट्रेस। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेस आपका डेवलप होगा दिस इज बियरिंग स्ट्रेस, ये जो होगा बियरिंग स्ट्रेस होगा। तो अगर इस रिवेट को दो भाग में हम काट दें, ऊपर से काट दें और नीचे से काट दें, तो ये इस तरह से इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम इस प्रकार से बन जाएगा। इसका ऊपर वाला पार्ट टॉप पार्ट हो गया, ये टॉप पोर्शन हो गया, ये बॉटम हो गया। जहां पर ज्वाइंट हो रहा है वहां से हमने दो पार्ट में कर दिया, ऊपर अलग नीचे अलग। तो यहाँ पर इधर से बेयरिंग लगेगा तभी ये बैलेंस कर पाएगा एक दूसरे को, इधर से बेयरिंग स्ट्रेस लगेगा। ये बेयरिंग स्ट्रेस जो है ऑब्वियसली जितना फोर्स लग रहा है उतना ही लगना चाहिए, है ना, जितना फोर्स हो रहा है उतना ही रिवेट जनरेट करेगा। सो दिस विल बी P एंड P। जब ये बेयरिंग इसको आगे की तरफ ढकेलना चाहेगा, है ना, ये जो बेयरिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ये बेयरिंग स्ट्रेस जब इसको आगे की तरफ ढकेलना चाहेगा और ये बेयरिंग स्ट्रेस इसको इधर ढकेलना चाहेगा, तो ये जो है ये इधर जाना चाहेगा और ये इधर जाना चाहेगा। मतलब ये जो हमारा यहाँ पर जो दोनों जो ज्वाइंट है दो प्लेट के बीच, है ना, ये ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट पे इस प्रकार से फोर्स लग रहा है कि ये इसको इधर ढकेलना चाह रहा है और ये इसको इधर ढकेलना चाह रहा है। तो फाइनली ये ऐसे अलग होना चाहेगा, है ना,
ये ज्वाइंट है लेकिन अलग होना चाहेगा, ये कब तक अलग नहीं हो पाएगा? तो यहाँ जो मटेरियल है इसका, किसका मटेरियल, तो जो आप जिसका रिवेट बना हुआ है उसका जो मटेरियल है वो मटेरियल का अपना एक स्ट्रेंथ होगा। तो ये देखिए फोर्स कैसा ले जाना चाह रहा है, इसको ऐसे ले जाना चाह रहा है, तो फोर्स इस सरफेस के पैरेलल डेवलप हो रहा है, तो दैट फोर्स इज नॉन एज शियर फोर्स। तो एक शियर स्ट्रेस यहाँ डेवलप हो रहा है, तो दैट शियर स्ट्रेस मस्ट बी इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट। रिवेट का जितना स्ट्रेंथ है, शियर स्ट्रेंथ जिस मटेरियल से बना हुआ माइल्ड स्टील से अगर है, तो माइल्ड स्टील का जितना भी शियर स्ट्रेंथ है उससे अगर कम लग रहा है तो ये बचा हुआ रहेगा, अगर उससे ज्यादा लग रहा है तो ये ऐसे अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर इसको इधर जाने नहीं देगा या इसको इधर जाने नहीं देगा, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो है इसका मटेरियल का एक शियर स्ट्रेंथ काम करेगा। तो शियर स्ट्रेंथ कितना होगा, जितना इधर से बेरिंग लग रहा है दैट बेरिंग स्ट्रेस के बराबर ही यहाँ शियर स्ट्रेस डेवलप होना चाहिए, यहाँ शियर स्ट्रेस डेवलप होना चाहिए। तो यहाँ एक प्लेन है, इस प्लेन पर जो है ये आपका शियर डेवलप हो रहा है, सो दिस प्लेन इज नॉन एज शियर प्लेन, शियर प्लेन। तो ये शियर प्लेन है लगा और एक शियर स्ट्रेस लगा। तो लैप जॉइंट जो होगा, इन केस ऑफ लैप जॉइंट, इन केस ऑफ लैप जॉइंट सिंगल shear and bearing stress acts, आपका शियर और बेयरिंग स्ट्रेस एक्ट करेगा। अब देखिए बेयरिंग की वजह से क्या हो सकता है, ये इसको जब इधर ढकेलेगा तो इसका जो शेप है, जब इसको इस तरह से ढकेल रहा है तो इसको जब इस तरह से ढकेलना चाहेगा, इस तरह से ढकेलेगा इसको, तो इसका जो शेप है सर्कुलर, वो शेप चेंज हो सकता है, ये इधर से ढकेलाएगा तो, ठीक है ना। तो बेयरिंग की वजह से क्या हो सकता है, बेयरिंग स्ट्रेस की वजह से, है ना, अगर ये ज्यादा लग गया, जितना इसका ताकत है उससे ज्यादा लग गया, द शेप ऑफ रिवेट में चेंज, अगर ज्यादा हो गया तब, अगर चेंज हो गया तो हम लोग बोलेंगे फेल हो गया, है ना। द शेप ऑफ रिवेट में चेंज, अगर ये शेप चेंज ही हो गया तो आप समझेंगे कि रिवेट फेल हो चुका है। और शेप जो है सर्कुलर से कैसा चेंज होकर हो सकता है ना, में चेंज टू इलेप्टिकल, ये इलेप्टिकल में चेंज हो सकता है। और ये जो शियर है, शियर क्या चाहेगा, इस दोनों प्लेन को अलग अलग करना चाह रहा है, मतलब इसको यहाँ जो कनेक्शन में है उसको ये अलग कर देना चाह रहा है। तो जो शियर स्ट्रेस लग रहा है यहाँ पर, ये जो शियर स्ट्रेस यहाँ डेवलप होगा, तो शियर स्ट्रेस क्या चाहेगा, ये चाहेगा कट द रिवेट इनटू टू पार्ट्स, ये दो पार्ट्स में इसको काट देना चाहेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि रिवेट पे दो ही फोर्स लगता है, शियर स्ट्रेस और बेयरिंग स्ट्रेस, और शियर के कारण क्या होगा, रिवेट अलग अलग टू पार्ट्स में कट हो जाना चाहेगा या कट सकता है, और बेयरिंग की वजह से क्या होगा, इसका शेप जो है वो बदल सकता है। तो यहाँ पर जब रिवेट के केस में देखेंगे तो दो फेल हो सकता है, दो फेल्योर का पॉसिबिलिटी है, एक शियर फेल्योर हो सकता है और एक बेयरिंग फेल्योर हो सकता है ना। तो रिवेट्स, जब भी आप रिवेट्स में फेल्योर का बात करेंगे, रिवेट्स में बात करेंगे, मैं रिवेट कनेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, रिवेट जॉइंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि रिवेट में कौन कौन सा फेल्योर हो सकता है। तो रिवेट में चूंकि दो ही फोर्स लगता है हमेशा, शियर और बेयरिंग, तो जब भी रिवेट फेल करेगा तो वो शियर और बेयरिंग की वजह से ही फेल करेगा, है ना। हम ज्वाइंट का बात अलग से करेंगे अभी, पहले ये लैप ज्वाइंट था, इसको आप स्क्रीनशॉट में लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। इलिप्स की तरह जो शेप होगा उसको एलिप्टिकल बोलेंगे। इलिप्स देखा है कि नहीं, देखा है, कॉनिक सेक्शन है वो, ठीक है, ठीक चल रहा है। इरेज कर देते हैं। दूसरा ज्वाइंट है हमारा बट ज्वाइंट।
सेकेंड इज बट जॉइंट। बट जॉइंट दो प्रकार का होता है, सिंगल कवर बट जॉइंट। सिंगल कवर बट जॉइंट। अभी हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं एक। ये लोड लग रहा है P, ये लोड लग रहा है P, एक कवर प्लेट है। फिर यहाँ पर हमने रिवेट लगा दिए, यहाँ पर रिवेट लगा दिए, ये रिवेट लगा दिए। अभी क्या है कि लोड एक डायरेक्शन में आ गया है, लोड का जो डायरेक्शन है ये दोनों सेम हो गया है PP। अब ये बेंडिंग मोमेंट कपल प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है, यहाँ कपल प्रोड्यूस नहीं होंगे, फायदा तो हुआ कुछ। लेकिन अब क्या है, जो लोड ट्रांसफर होगा वो इस कवर प्लेट के माध्यम से ट्रांसफर होगा और सारा का सारा लोड को यहाँ ट्रांसफर होना होगा, इस कवर प्लेट पे ही ट्रांसफर होना होगा। तो क्या है, सिमेट्री नहीं है इस लोड में, ठीक है ना। तो क्या होगा, इट इज मोर इफिशियंट देन लैप जॉइंट। लैप जॉइंट से ये ज्यादा एफिशिएंट होगा, बट बेंडिंग में भी डेवलप, क्योंकि जब लोड यहां से यहां ट्रांसफर होगा तो ये प्लेट अपने आप को इधर खींचना चाहेगा, तो इस वजह से बेंडिंग डेवलप हो सकता है, बेंडिंग में भी डेवलप, जरूरी नहीं है, ड्यू टू अनसिमेट्री की वजह से बेंडिंग डेवलप हो सकता है। अब यहां पर अगर हम लोग रिवेट्स को देखें तो रिवेट पे देखिए क्या होगा, रिवेट को दो अलग अलग पार्ट में हमने कट कर दिए, फिर भी डायग्राम बना रहा हूं मैं। तो यहां पर क्या होगा कि ये लगेगा बेयरिंग स्ट्रेस, यहाँ शियर स्ट्रेस लगेगा, यहाँ भी शियर स्ट्रेस लगेगा, और इसमें क्या होगा, इस डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन में यहाँ बेयरिंग स्ट्रेस लगेगा। यहाँ भी शियर प्लेन कितना है, शियर प्लेन एक ही है, शियर प्लेन एक ही है। तो ये भी जो होगा है ना, सिंगल शियर एंड बेयरिंग एट्स, सिंगल शियर और सिंगल बेयरिंग लगेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जब तक बेयरिंग स्ट्रेस नहीं लगेगा तब तक शियर स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है। बेयरिंग स्ट्रेस इज द काउज ऑफ शियर स्ट्रेस इन द केस ऑफ रिवेट जॉइंट, ठीक है। अब दूसरा आपके पास है डबल कवर बट जॉइंट। डबल कवर बट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट। डबल कवर बट जॉइंट में क्या होगा कि अब जो है दो कवर प्लेट लगाते हैं, टॉप पे और बॉटम पे, दोनों तरफ आप इस तरह से कवर प्लेट लगाते हैं। फिर यहाँ पे हमने रिवेटिंग किया, ठीक है। अब इधर से लोड लग रहा है P, इधर से लोड लग रहा है P। अब देखिए इस यहाँ पर जो है दो लोड्स जो है, दोनों लोड का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इस वजह से बैंडिंग तो डेवलप नहीं होगा, ये आप समझ रहे हैं। सेकेंड चीज क्या है कि वहां पर लोड सिर्फ एक प्लेट पे ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन यहाँ लोड दो प्लेट पे ट्रांसफर हो रहा है, तो सिमेट्री भी है। इस वजह से ये जो जॉइंट होगा डबल कवर बट जॉइंट, दिस इज द मोस्ट इफिशियंट जॉइंट इन रिवेट कनेक्शन। रिवेट कनेक्शन के केस में डबल कवर बट जॉइंट जो होगा ये मोस्ट इफिशियंट जॉइंट होगा। तो व्हेन एवर you have to set the design a joint, you must be go through the double cover butt joint। जब भी आपको बोलेगा कि you have a design of rivet joint, जब भी आपको रिवेट जॉइंट का डिजाइन करना है तो आपको हमेशा डबल कवर बट जॉइंट की तरफ जाना चाहिए। अगर वो कंडीशन नहीं हो कि लैप जॉइंट करना है, अगर ये कंडीशन है कि लैप जॉइंट करना ही है तभी हम लोग लैप जॉइंट की तरफ जाएंगे, अदरवाइज वी मस्ट हैव टू मूव द डबल कवर बट जॉइंट। हम लोग को हमेशा डबल कवर बट जॉइंट का डिजाइन करना चाहिए। सो इट इज द मोस्ट इफिशियंट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट, इट इज मोस्ट इफिशियंट जॉइंट, मोस्ट इफिशियंट जॉइंट। इसका अगर हम लोग इस रिवेट का हम लोग अगर
फिर भी डायग्राम बनाएंगे। ये देखिए क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया, उसके बाद ये मिडिल पोर्शन हो जाएगा और ये जो है बॉटम पोर्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इस तरह से टूटेगा। तो इसके टूटने की संभावना यहाँ है और यहाँ है। ये शियर प्लेन है, दिस इज आल्सो शियर प्लेन। तो दो शियर प्लेन आपको, एक शियर प्लेन यहाँ मिल रहा है और एक शियर प्लेन यहाँ मिल रहा है, तो दो शियर स्ट्रेस डेवलप करेगा, है ना। तो दो शियर फोर्स लगेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग लोड बात करें कि पी लोड लग रहा है, तो यहाँ जो शियर होगा वो P/2 होगा, यहाँ जो शियर होगा वो P/2 होगा, क्योंकि ये दोनों प्लेन पे हाफ हाफ बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर बेयरिंग स्ट्रेस जो होगा वो P/2 होगा और यहाँ पर जो बेयरिंग स्ट्रेस होगा, सॉरी ये हो गया P/2 और यहाँ पर जो बेयरिंग स्ट्रेस होगा दैट इज P/2 और यहाँ पर जो बेयरिंग स्ट्रेस होगा वो P/2 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, टू शियर एंड सिंगल बियरिंग एक्ट्स। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि डबल कवर बट जॉइंट जो है वो मोस्ट इफिशिएंट जॉइंट इस वजह से है क्योंकि इसमें बेंडिंग मोमेंट डेवलप नहीं हो रहा है। तो आपको जब भी डिजाइन करना हो तब हमेशा डबल कवर बट जॉइंट का ही डिजाइन करेंगे। हो गया। कौन है? डबल कवर बट जॉइंट में दो कवर प्लेट रहेगा। तो अच्छा, अब कॉलेज वाला क्या सोच के पढ़ाया था, तो कॉलेज वाला से पूछना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर डबल कवर होगा, है ना। डबल कवर देखो ऐसा लिखाता है, डबल शियर एंड बियरिंग। तो डबल शियर एंड बियरिंग का मतलब ऐसा नहीं कि बियरिंग भी डबल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये दो कवर प्लेट है, जब लोड लग रहा है तो वो एक लाइन पे लग रहा है, इसलिए यहाँ बेंडिंग मोमेंट डेवलप नहीं होगा और सिमेट्री की वजह से लोड जो है ऊपर नीचे इक्वल ट्रांसफर हो जाएगा। इस वजह से ये मोस्ट इफिशियंट जॉइंट है।